हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 11 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके संविधान के प्रावधान हैं और सूची 2 में स्रोत देश हैं, यानी जिन देशों से ये प्रावधान लिए गए हैं वो देश दिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए हमारे संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसे जापान के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी यूएसएसआर से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ये आयरलैंड से ली गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए वाला, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। देखिए परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। वहीं जो उत्प्रेषण है तो उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यानी ये किसी अधीनस्थ न्यायालय के लिए या फिर किसी न्यायिक निकाय के लिए जारी की जाती है, न कि प्रशासनिक अधिकारी को जारी की जाती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरे का बी, यानी 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव या नियम के द्वारा संसद के सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर सदन में चर्चा होती है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा, आधे घंटे की बहस। स्थगन प्रस्ताव द्वारा संसद के सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर सदन में चर्चा होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? 12, 32, 64, 96। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और देखिए ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन जो है ये ईवीएम के द्वारा किया जा सकता है। देखिए जो आपकी ईवीएम मशीन होती है, अगर आपने वोट डाला है तो आपको पता होगा कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें एक तरफ जो होता है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर कैंडिडेट के नाम होते हैं और राइट हैंड साइड पर उनके सामने उनका बटन दिया हुआ होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर एक ईवीएम में 16 बटन होते हैं, यानी एक ईवीएम के भीतर 16 कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है। और वोटिंग मशीन जो है, वोटिंग मशीन किसी पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 4 लगाई जा सकती हैं। यानी मतदान करवाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 4 ईवीएम प्रयुक्त की जा सकती हैं और एक ईवीएम में 16 बटन होते हैं, अधिकतम 4 लगाई जा सकती हैं। तो 16 × 4 कितना हो गया? ये हो गया 64। यानी किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 64 प्रत्याशियों का चुनाव संचालन ईवीएम द्वारा किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता संबंधी उपबंध हैं? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता संबंधी उपबंध है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी जो 52वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1985 में हुआ था, तो इसके द्वारा इसे जोड़ा गया है और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। वहीं आपकी जो 9वीं अनुसूची है तो 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन रखा गया है। आपकी जो 11वीं अनुसूची है तो इसमें पंचायत को शक्तियां, प्राधिकार
और जिम्मेदारी इसमें रखी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शक्तियां, प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का बी वाला, यानी कि 10वीं अनुसूची। 6वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि यहां राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। राज्यों एवं केंद्र के लिए पृथक पृथक नागरिकता है, केवल राज्यों की नागरिकता है या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि यहां राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज्य पद्धति को इसने अपनाया है। भारत के सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं भी और निवास कहीं और हो, उन्हें पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का ए वाला, यानी यहां राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से मूल कर्तव्यों के संबंध में सत्य है? मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। संसद उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र है। देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में यहां पर जो बातें बताई गई हैं वो सभी सही हैं। पहली बात, मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, यानी मान लीजिए कोई इनका उल्लंघन कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये किसी भी व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करते हैं, यानी उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं। वो चाहे तो इन्हें मान सकता है और ना चाहे तो नहीं भी मान सकता है। और मूल कर्तव्य जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। अगर संसद चाहे तो उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु ये स्वतंत्र है, यानी इनको संसद के विधान द्वारा न्यायोचित बनाया जा सकता है। इसके लिए संसद स्वतंत्र है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 7 में से 7 का सी, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। कारण, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार का वर्णन है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है, यानी जब पद ग्रहण करता है तब से लेकर वो 5 वर्ष तक बना रहता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है। अब देखिए, कारण बताया गया है। कारण में कहा गया संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, इसका आधार है, इसका वर्णन है। ये गलत है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु किसी भी आधार का वर्णन नहीं है। तो यहां पर अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 8वें का सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 9वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति CSWI का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955, 1963, 1974, 1986। भारत सरकार द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति, यानी कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, जिसको शॉर्ट में CWI के नाम से जाना जाता है, इसका गठन वर्ष 1974 में किया गया था और इसने निगरानी कार्यों की पूर्ति और शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु एक राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की अनुशंसा भी की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को जो संसद सदस्य भी हो को बर्खास्त कर सकता है अध्यक्ष की सहमति द्वारा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा, संबंधित मंत्री को जारी कारण बताओ नोटिस द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के आवेदन द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रयोग किए जाते हैं। अतः कैबिनेट मंत्रियों सहित एक मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, वो असंवैधानिक होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी, यानी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वो किसी को बर्खास्त कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।